नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यह 2019 का पेपर है। आप लोग देखिए किस प्रकार के प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में विज्ञान, तार्किक ज्ञान और सूचना तकनीकी से जो भी प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, सुपर टेट एग्जाम में विज्ञान से 10 प्रश्न पूछा जाता है, तार्किक ज्ञान से 5 प्रश्न पूछा जाता है और सूचना तकनीकी से 5 प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। देखिए दोस्तों, 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था, साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? खाने का नमक दोस्तों ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं खाने के नमक को, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग दोस्तों घरों में भोजन बनाने के लिए किया जाता है। साथ में खाद्य पदार्थों जैसे कि अचार, मुरब्बा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है उसके परिरक्षण में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा, आपको बताना है। प्रारंभिक मान का 3 गुना होगा, या प्रारंभिक मान का 4 गुना, या प्रारंभिक मान का 2 गुना, या अपरिवर्तित रहेगा। देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। और यहां पर दोस्तों देखिए, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होता है? प्रारंभिक मान का 2 गुना होता है। ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है वह अनुदैर्घ्य होती है। इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। और ध्वनि तरंगों के बारे में दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ध्वनि तरंगों का जो संचरण होता है वह सभी माध्यमों में होता है। कहने का मतलब ठोसों में भी होता है, द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है, तीनों माध्यमों में होता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 1 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है, आपको बताना है। 10⁻⁻9 मीटर के, या 10⁻12 मीटर के, या 10⁻6 मीटर के, या 10⁻15 मीटर के। तो कितने मीटर के बराबर होता है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, 1 माइक्रोन जो होता है वह 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि 1 नैनो कितने मीटर के बराबर होता है, तब आपका जवाब होगा 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। या आपसे पूछ ले 1 पीको कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है 1 पीको। ठीक है। आपसे अगर पूछ ले 1 फेम्टो कितने मीटर के बराबर होता है, तब आप कहेंगे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए कैसे प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछा जाता है। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है क्या कहलाता है? एक्सोस्फीयर, मीसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए दोस्तों, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है उसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। हिंदी में इसे दोस्तों समताप मंडल कहते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है और ये लगभग 40 से लेकर के 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। यह क्या करता है दोस्तों? ओजोन परत जो होता है यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है। तो यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? मछली, तिलचट्टा, केचुआ, घोघा। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए तिलचट्टा करता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इंग्लिश में इसे दोस्तों कॉकरोच भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कॉकरोच के शरीर के जो पार्श्व भाग होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है। और इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों से कॉकरोच क्या करता है? सांस लेता है या श्वसन क्रिया करता है। तो यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति यक्स समय के साथ संबंध यक्स बराबर 6t² - 5t के अनुसार बदलती है, जहां यक्स मीटर में, t सेकंड में कण का प्रारंभिक वेग होगा। कण का प्रारंभिक वेग दोस्तों आपका -5 मीटर प्रति सेकंड होगा। यहां पर आपका -5 बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसकी कमी से रतौंधी होती है, आपको यह बताना है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी।
देखिए दोस्तों, रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। यहाँ पर आपका क्या सही है? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए कैसे कैसे प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी पर आयतन क्या होगा। देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी पर आयतन ज्ञात करने के लिए मोलों की संख्या पहले आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बराबर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का भार बटे कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार। देखिए भार यहाँ पर दिया है 4.4, लिखेंगे 4.4 बटा 44, 44 से भाग करेंगे। 44 क्या है दोस्तों? ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार है, इसको याद रखिएगा। तो अणुभार से इसका भाग दिया जाता है तो आ जाएगा आपका 0.1। ठीक है, ये जो है मोलों की संख्या है। देखिए दोस्तों, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एनटीपी पर आयतन होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। तो आपको ज्ञात करना है दोस्तों 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एनटीपी पर आयतन। तो क्या हो जाएगा? 22.4 में दोस्तों 0.1 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.24 लीटर। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 2.24 लीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, न्यूक्लियर बल, चुंबकीय बल। देखिए दोस्तों, सबसे कमजोर या क्षीण बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां तक दोस्तों आपका साइंस कंप्लीट हो गया। 10 प्रश्न साइंस से पूछा जाता है। अब यहां से दोस्तों आपका रीजनिंग शुरू हो जाता है। रीजनिंग से दोस्तों केवल 5 प्रश्न ही पूछा जाता है। तो प्रश्न है, ध्यान से देखिए, ए बी की बहन है। प्रश्न पहले लिखिए दोस्तों, ए लिखिए, बी लिखिए। यहां दिया है ए जो है ये बहन है बी की, तो ए को माइनस लगा देंगे पहचानने के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, महिला के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे और पुरुष के लिए प्लस का प्रयोग करेंगे पहचानने के लिए। आगे लिखा है सी जो है बी की माँ है, तो सी को ऊपर लिखेंगे और ये बी की माँ है तो इसको माइनस लगा देंगे। देखिए दोस्तों, जब ये बी की माँ है तो ए की भी माँ होगी, क्योंकि ए क्या है? ये बी की बहन है, इसलिए जो है दोनों की माँ सी हो गया। ठीक, डी सी का पिता है तो डी को ऊपर लिखेंगे और ये सी का पिता है, इसको प्लस लगाएंगे। देखिए दोस्तों, सी का पिता है तो ए और बी का ये नाना हुआ डी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ई डी की माँ है तो ई को ऊपर लिखेंगे, ये जो है डी की माँ है तो इसको माइनस लगाएंगे। आगे आपको बताना है ए डी से कैसे संबंधित है, तो ए डी से कैसे संबंधित है आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, ए और बी का नाना क्या है? डी है, और डी का जो है ए से क्या संबंध है? तो डी इसे जो है पौत्री बोलेगा, या इसका जो है पौत्री के रूप में संबंध है ए का। ठीक है, तो यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए क्या लगेगा? ये पौत्री लगेगा डी का, और डी जो है ए का नाना लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए आप लोग। निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहां पर दोस्तों देखिए, यम के स्थान पर आगे लिखा है 169 बटा 121। यम का मान कितना होता है दोस्तों? यम का मान होता है 13, और 13 का वर्ग करके यहाँ 169 कर दिया गया है। और के का मान क्या होता है? के का मान होता है 11, और 11 का स्क्वायर यहाँ पे 121 लिख दिया गया है। ऐसे ही दोस्तों जे का मान क्या होता है? जे का मान 10 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 10 दहम 100 लिख देंगे। और एच का मान क्या होता है? 8 होता है, और 8 का स्क्वायर 28 64 लिख देंगे। तो मान क्या आ जाएगा? 100 बटा 64। 100 बटा 64 किसमें है? पहला ऑप्शन सही है आपका, 100 बटा 64। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ध्यान से आप लोग देखिए कैसे रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है। तो चलिए दोस्तों, ये मूल बिंदु है, यहाँ से वह 40 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। इसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, तो 20 किलोमीटर उत्तर की ओर मोड़ दीजिए। फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से बाएं इधर जाएगा और ये 20 किलोमीटर जाएगा। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो ये वाली रेखा को दोस्तों इस रेखा से आप मिला देंगे तो ये वाली 20 हो जाएगी, और ये भी रेखा 20 हो जाएगी, और ये भी 20 में डिवाइड हो जाएगी। जो 40 किलोमीटर था वो 20-20 में डिवाइड हो जाएगा, और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। तो दोस्तों ये कर्ण बन रहा है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब यहाँ पर 20 है और आधार भी यहाँ पर 20 है, तो 20 का स्क्वायर लिखेंगे धन 20 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, रूट में, और दोनों का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 20 विषय में 400 ये हो जाएगा, और ये भी 20 विषय में 400 हो जाएगा, तो बराबर कुल हो जाएगा 800। क्या हो जाएगा? 800। 800 को तोड़ेंगे आप, क्या लिखेंगे? 400 गुणे 2 लिखेंगे, और 400 का वर्गमूल क्या होता है? 20 होता है, तो 20√2 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों डायग्राम पर लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड लिखा गया है। तो पहले लिखेंगे 256, इसके लिए यू आर गुड लिखा गया है, यू आर गुड लिखेंगे, ठीक है।
आगे लिखा है 637 का अर्थ वी आर बैड है, तो लिखेंगे पहले 637, इसके लिए क्या लिखा गया है, वी आर बैड लिखा गया है, तो वी आर बैड लिखेंगे। ऐसे ही 358 लिखा गया है, तो 358 को लिखेंगे, इसके लिए क्या प्रयुक्त किया गया है, गुड एंड बैड, लिखेंगे गुड एंड बैड। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पर गुड से आपका ये गुड कट जाएगा और आर से आर कट जाएगा, बैड से बैड कट जाएगा। ऐसे ही अंकों में देखेंगे 6 से 6 कट जाएगा और 3 से ये 3 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा। यहां पर दोस्तों एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, तो आप देखेंगे ये एंड है, एंड के लिए यहां पर 8 बचा हुआ है, तो यहां पर आपका 8 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे वी के लिए अगर पूछता तो वी के लिए आपका 7 हो जाता, यू के लिए पूछता तो यू के लिए 2 हो जाता। ठीक है, यहां पर एंड के लिए पूछा गया है, 8 आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी संकेत में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, लिखेंगे पहले FORGE, इसको क्या लिखा जा रहा है, FPTJI। ठीक है, यहां पर क्या संबंध है, F को F ही लिख रहा है, तो क्या करेंगे आप C को C ही लिखेंगे। ठीक है, C के आगे क्या लिखेंगे, C ही लिखेंगे। आगे O के बाद क्या लिख रहा है, O के बाद P लिख रहा है, एक अंक बढ़ा रहा है, तो यहां भी U के बाद क्या लिखेंगे, U के बाद V लिख देंगे। आगे है R, R के बाद दोस्तों यहां पर T लिख रहा है, मतलब कि 2 अंक बढ़ा रहा है, तो यहां भी जो है 2 अंक बढ़ाएंगे। L के बाद 2 अंक बढ़ाइए, L के बाद MN, इसके बाद N लिखेंगे। तो आप देखिए CVN किसमें है, CVN यहां पर है, तो यही वाला विकल्प सही होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आंसर यहां तक आपका मिल गया है, तो तीसरा विकल्प आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहां से दोस्तों आपका कंप्यूटर शुरू हो जाता है। बिट का विस्तृत रूप क्या है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, बिट का विस्तृत रूप होता है बाइनरी डिजिट, यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। दोस्तों यह कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, बाइनरी डिजिट, यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या पूछा गया है, VLE का विस्तृत रूप क्या है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, VLE का विस्तृत रूप होता है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, ICT का उद्देश्य क्या है, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, एक और दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ICT का उद्देश्य होता है दोस्तों स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, साथ में शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, इसलिए आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दो, दोनों। चलिए अगला प्रश्न है, स्पैम होता है, क्या होता है, अवांछित संदेश, वांछित संदेश, प्रोटोकॉल या उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, स्पैम एक अवांछित संदेश होता है, यहां पर आपका केवल पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, सूचना तकनीकी के कैसे प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है आपको बताना है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम, रोम। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों रोम। रोम क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है, यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहां पर समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में 2019 को पूछे गए थे। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।